हेलो एवरीवन। हमने क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। उसमें हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उतना ही फोर्स वो दूसरी बॉडी भी हमारे ऊपर लगाती है। जैसे हम किसी दीवार पर हिट करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। क्योंकि हमने जितना फोर्स वॉल पे लगाया है वॉल भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी हमारी तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर बॉडी द फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो जो वो फर्स्ट बॉडी है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करती है, बिकॉज जो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी है वो भी क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, मतलब जो बॉडी फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन से भी उसको उतना ही फोर्स मिलेगा। इसके बाद हमें एग्जाम्पल और डिस्कस करने हैं। एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू बोथ प्लेयर गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड वाइल प्लेइंग फुटबॉल। इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, ये दो फुटबॉल के प्लेयर हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो दोनों को ही पेन फील होता है। ऐसा क्यों है? अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी से कोलाइड किया तो सिर्फ एक को ही पेन फील होना चाहिए था, लेकिन दोनों को पेन फील क्यों होता है? क्योंकि जितना फोर्स इस बॉडी से इसको लगा है इतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से दोनों को पेन फील होता है, दोनों हर्ट होते हैं। तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन एक्ट करता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ईच प्लेयर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अदर। दीज एक्शन हैड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, जिससे दोनों प्लेयर क्या होंगे, हर्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वाई डू यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन ट्राइंग टू वॉक फॉरवर्ड। जब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लगता है, हम आगे ही प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हम प्रेशर क्या करते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं, और जो फ्लोर है वो आगे की तरफ प्रेशर लगाता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। हम चलने के लिए क्या करते हैं, पीछे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, और जो फ्लोर है, फर्श है, वो क्या करता है, आगे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, हम चल पाते हैं। व्हेन यू ट्राइंग टू वॉक फॉरवर्ड यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम ग्राउंड को क्या करते हैं, बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं। इस पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, और ये क्या कहता है, द ग्राउंड एक्सर्ट। ग्राउंड में क्या एक्सर्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन योर फीट, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, आगे की तरफ मूव कर पाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वाई डज ए गन रिकॉयल व्हेन ए बुलेट इज फायर। जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो हमें शोल्डर की तरफ क्या होता है, एक झटका महसूस होता है। तो उसमें भी कौन सा लॉ ऑफ मोशन एक्ट करता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि जितना फोर्स हमने बुलेट ने आगे की तरफ एक्सर्ट किया उतना ही फोर्स पीछे की तरफ एक्सर्ट हुआ ऑन द गन। दिस रिएक्शन फोर्सेज कॉजेज द गन टू रिकॉयल बैकवर्ड। इसी की वजह से क्या होती है, गन पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। बिकॉज द डिफरेंस, उनके मासेस में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्योंकि गन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बुलेट का मास क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज ए रोइंग बोट मूव बैकवर्ड व्हेन ए सेलर जंप आउट ऑफ इट।
ये क्या है, एक नाविक है, ये क्या कर रहा है, बोट से इस तरफ आ रहा है। तो अगर इसको बोट से यहाँ पर आना है तो ये क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर जा पाएगा। ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तब ये यहाँ पर पहुँच पाएगा। इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है, क्योंकि जितना फोर्स सेलर मतलब नाविक बोट पे एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स बोट भी उसके ऊपर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा। नेक्स्ट है, वाई डज अ स्विमर पुश वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड इन द वाटर। एक स्विमर वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है आगे की तरफ मूव करने के लिए पानी में। ऐसा क्यों करता है वो? इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है। द वाटर एक्सर्ट, जो वाटर है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा स्विमर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या कर पाता है, वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। इसलिए वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है आगे मूव करने के लिए। तो पानी भी उस पर इतना ही प्रेशर और इतना ही मैग्नीट्यूड के साथ प्रेशर या फोर्स लगाएगी। नेक्स्ट है, वाई डज ए रॉकेट मूव अपवर्ड व्हेन इट लॉन्च्ड। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें से क्या होती है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, तो इनको रॉकेट के ऊपर भी क्या होता है, फोर्स लगता है नीचे की तरफ से ऊपर की ओर, जिसकी वजह से क्या करता है, फोर्स ऊपर डायरेक्शन में जाता है जब हम उसको लॉन्च करते हैं। द गैसेस क्या होता है, इसमें जो गैस है वो पुश बैक ऑन द रॉकेट विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसकी वजह से रॉकेट क्या करता है, एक्सीलरेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस कंपेयर टू ए रफ सरफेस। एक रफ सरफेस के कंपैरिजन में हम आइस पे चलना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? तो इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, किसी भी रफ सरफेस पे काम करता है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, जो हमें मूव करने में हेल्प करता है। लेकिन जो स्लिपरी सरफेस होता है जैसे आइस, उस पर चलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से हम आइस पर नहीं चल पाते हैं। इसका रीज़न पढ़ लेते हैं हम। वॉकिंग ऑन आइस इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड योर शूज़। क्योंकि आइस और हमारे शूज़ के बीच में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, कम होता है। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा किस में होता है, रफ सरफेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन आइस का फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कम होता है क्योंकि वो स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से हम उस पर चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, द रिएक्शन फोर्स you exert on the ice is same in magnitude but opposite in direction to the friction force। फ्रिक्शन फोर्स की क्या होता है, अपोजिट होता है, जिसकी वजह से आइस में जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कम होता है देन ए रफ सरफेस। आगे कुछ और क्वेश्चन है। A footballer kick a ball which roll on the ground and after covering some different distance come to rest। जब एक फुटबॉलर एक बॉल को किक करता है तो वो क्या करती है, ग्राउंड पे रोल करती है और कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न क्या है, व्हेन ए फुटबॉल इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जब एक फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर रोल करती है तो उसमें क्या एक्ट करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है ड्यू टू ग्राउंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। तो ग्राउंड भी क्या करता है, उस पर अपोजिट मोशन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या अर्थ होता है, मोशन ऑफ बॉल गेट स्लो। जो फुटबॉल का जो मोशन है वो स्लो हो जाता है कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, और जिससे वो क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था यही क्वेश्चन।
On the carom coin at the bottom of a pile is removed when a fast moving striker hits it. हम कैरम खेलते हैं तो उसमें हम अगर स्ट्राइकर से उसकी जो कॉइन है उनको हिट करते हैं तो जो नीचे वाली कॉइन है सिर्फ वही अपनी प्लेस से चेंज हो जाती है, निकल जाती है, और बाकी वही रहती है, क्योंकि उसमें कौन सा फिनोमिना काम करता है, इनर्शिया, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, अदर कॉइन्स ऑफ पाइल वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती हैं, और जो नीचे वाली कॉइन होती है वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्राइकर, क्योंकि स्ट्राइकर उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम है, एंड बुलेट टेक्स 0.004 सेकेंड, और वो कितना टाइम लेती है, 0.004 सेकेंड लेती है टू मूव थ्रू द बैरल, मूव करने के लिए, एंड लीव्स इट विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है जो हमने बुलेट पर एक्सर्ट किया। तो हमें फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कितनी दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग में 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400 है, और टाइम कितना है, 0.004। सो इससे हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और टाइम कितना है, 0.004। सो कितना आ जाएगा, 400 में से 0 माइनस करेंगे 400, और नीचे 4 है, पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 ऊपर लग जाएंगी, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 और 5 0। अब हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, कितना आया है, 1 लाख। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इसमें क्या है, ग्राम में है, तो उसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली थी, 1 लाख। क्या हो जाएंगी, 3 0 से 3 0 कट जाएगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। ये आप सोल्व करके देखिएगा खुद, मैंने करवा दिया है, आप भी देखिएगा करके सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवार्ड द मून। क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड कौन रोटेट करता है, मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो वो क्या, अर्थ तो क्या करती है, अपनी तरफ मून को अट्रैक्ट करती है, लेकिन मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न क्या है, जो हमारी अर्थ होती है उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मून। मून का मास कम होता है, जिसकी वजह से अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है, यही रीज़न है। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप ये सारे क्वेश्चन करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।